दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी करियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों अपना चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज और आज अपना 5वां दिन है साधारण ब्याज में। अपन पिछले 4 दिन में या 4 वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे और उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है या कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसके लिए कुछ और समाधान अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 के बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में आपसे पूछा गया है मूलधन का अनुपात। तो एक हल्का सा डेरिवेशन में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट के बारे में समझ में आए। तो दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन 2 कंडीशन में पूछे जाते हैं। या आप देखो पहली कंडीशन के बारे में बात करें तो यहां पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज समान मिले, और दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो वो होता है मिश्र धन समान। अब इसको दोस्तों इस प्रकार से आप समझिए कि जैसे मान लो मेरे पास कुछ धनराशि है और मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूं उस धनराशि को। पहले हिस्से में बांटा, फिर मैंने दूसरे हिस्से में बांटा। अब वहां पर 2 कंडीशन उत्पन्न होती है। मैं पहले यह चाहता हूं कि दोनों हिस्सों से प्राप्त जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है, वो मेरे को समान मिले। और दूसरी कंडीशन यहां बन सकती है कि दोनों हिस्सों से प्राप्त मिश्र धन या कुल धनराशि है वो समान मिले। तो ये 2 क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख रखा हूं, साधारण ब्याज समान प्राप्त होने के हैं। तो एक हल्का सा डेरिवेशन से इन चीजों को अपन समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि मान लो कि मेरे पास धनराशि P है, कोई P धनराशि है, और P धनराशि को मैंने 2 हिस्सों में विभक्त किया। मैंने पहला हिस्सा बता दिया P1 और दूसरा हिस्सा बता दिया P2। ठीक है, अब पहले हिस्से को मैंने R1 दर से उधार दिया T1 समय के लिए, और P2 राशि को मैंने R2 दर से उधार दिया T2 समय के लिए। देखो मेरे पास टोटल राशि P थी, मैंने इसके 2 हिस्से किए, पहला हिस्सा P1, दूसरा हिस्सा P2। P1 राशि को R1 दर से T1 समय के लिए और P2 राशि को R2 दर से T2 समय के लिए। और पहली कंडीशन जो अपनी थी क्या, साधारण ब्याज समान मिले। साधारण ब्याज क्या मिले दोस्तों, समान। तो मैं इस पहले हिस्से का ब्याज में I मान लेता हूं, तो दूसरे हिस्से का ब्याज भी क्या होगा, I होगा। क्योंकि ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, साधारण ब्याज समान प्राप्त हो। तो इस धनराशि इस दर से इस समय पर मेरे को ब्याज मिला I, और ऐसे ही इस धनराशि पर इस दर से इस समय के लिए ब्याज मेरे को क्या मिला, I। अब मेरे को यहां से किसका अनुपात चाहिए दोस्तों, मूलधन का अनुपात। मतलब मेरे को सीधे सीधे भाषा में आप कहे तो P1 अनुपात क्या चाहिए, P2। तो आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ठीक है, अगर यहां से मैं साधारण ब्याज निकालता हूं, है ना, तो साधारण ब्याज बराबर क्या लिखोगे, I बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो दोस्तों अपने को यहां से P1 अनुपात P2 चाहिए, तो यहां से आप इसका थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि अगर मूलधन में यहां से ज्ञात करना चाहूं तो ब्याज को आप सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 100 से, और किसका भाग लगाएंगे, समय और दर का। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। अब मूलधन यहां पर कितना है, P1, और यहां से अगर बात करें ब्याज की तो ब्याज कितना है, I, गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। समय आपका कितना है, T1, और दर कितनी है, R1। तो आपने लिख दिया R1 T1। ऐसे यदि P2 की वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो आप लिखेंगे ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो I गुणा 100 बटा R2 गुणा T2। अब दोस्तों अपने को P2 की वैल्यू मिल चुकी है, P1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन दोनों का मेरे को क्या चाहिए, अनुपात। तो P1 की वैल्यू आप लिखिए I गुणा 100 बटा R1 T1 अनुपात I गुणा 100 बटा R2 T2। यदि अपन यहां से अनुपात निकालते हैं इनके बीच तो जो कॉमन राशि है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो I कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। ये किसका अनुपात होगा दोस्तों, ये मूलधन का अनुपात होगा। कब, जब ब्याज आपका अंत में क्या मिले, समान। अगर आपने 2 हिस्से किए हैं
दो हिस्से किए तो आपको मिला 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। अगर आपने और ज्यादा हिस्से किए होते तो आप यहां से सीरीज बढ़ा सकते हैं दोस्तों कि 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। ऐसे ही जितने भी हिस्से करने चाहो आप यहां से कर सकते हैं। तो आपका यहां बन जाएगा मूलधन का जो अनुपात है वो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 अनुपात ऐसे ही RnTn। अगर आपने n हिस्से किए हो तो दोस्तों ये हल्का सा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ये सारी कहानी केवल इतने सी थी कि अगर क्वेश्चन में आपको अंत में यह कहे कि ब्याज सम्मान प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में मूलधन का अनुपात आपका इस अनुपात से निकाला जाता है। तो दोस्तों एक बार इसको राइट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विजेंद्र क्रम से 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए कुछ धनराशि क्रम से 10%, 12% तथा 15% ब्याज दर से उधार देता है। ये चाहता है कि प्रत्येक स्कीम से या अंत में प्रत्येक स्कीम से ब्याज आपका क्या मिले, बराबर मिले। तो आपको मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि आपको क्या सम्मान मिले, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर सम्मान मिले तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मूलधन का अनुपात 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 होगा। तो दोस्तों इसने ये कह रहा है कि पहली जो राशि है वो कितने वर्ष के लिए उधार दी, 6 वर्ष के लिए। दूसरी जो धनराशि है वो 10 वर्ष के लिए और तीसरी धनराशि इसने उधार दी 12 वर्ष के लिए। अब ये कह रहा है कि जो 6 वर्ष के लिए उधार दी थी वहां पर दर इसने 10% लगाई है और यहाँ पर इसने दर 12% लगाई है और यहाँ पर इसने 15%। अब देखिए R1T1, R2T2, R3T3 ये चीज अपने पास आ चुकी है और ब्याज अपने को सम्मान मिला है। तो ब्याज सम्मान मिला है तो मूलधन का अनुपात दोस्तों क्या होगा, 1/R1T1। तो R1T1 क्या होगा, 6 और 10 कितना हो रहा है दोस्तों, 60। ऐसे ही बात करें इसकी 10 वर्ष और 12% दर से R2T2 में कितना हो जाएगा, 120। ऐसे 15 गुना 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए यहां 60 से कैंसिल किया, 1 यहां से 2 और यहां से कितना आ गया दोस्तों, 3। अब देखिए ये वैल्यू 1/1 आ रही है, 1/2 आ रही है, 1/3 आ रही है। अब अनुपात के नियम से आपको पता है कि अगर इस प्रकार से कोई चीज दे रखी है तो नीचे वाले को 1 को छुपा दो, बाकी 2 को गुणा कर दो। आप दोस्तों इसको एलसीएम लेकर भी सरल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने इसको छुपा दिया तो कितना हो गया, 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6। अगर मैंने 2 को छुपा दिया तो 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3। और ऐसे ही मैंने 3 को छुपा दिया तो 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2। तो दोस्तों मूलधन का जो अनुपात होगा वो होगा 6:3:2। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, राइट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए कि एक व्यक्ति 20,000 रुपए की धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले हिस्से को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे हिस्से को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार देता है। और अंत में क्या चाहता है कि दोनों स्कीम से ब्याज की राशि क्या मिले, सम्मान। तो आपको बताना है पहले हिस्से की राशि। मतलब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए के इसने टुकड़े किए। इसने पहला टुकड़ा जो किया उसको 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। और दूसरे हिस्से को इसने 5% की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों हिस्सों से ब्याज की राशि क्या मिल रही है, सम्मान। अगर ब्याज की राशि, अगर ब्याज सम्मान मिल रहा है तो सीधी सी बात है ये R1 ये T1, तो R1 T1 कितना हो गया, 1/20। ऐसे ये R2 ये T2, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
1/30। दोनों का मूलधन का अनुपात आ गया। अब मूलधन के अनुपात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यहां से मूलधन का अनुपात कितना आया, 3:2। आपसे पूछा है कि पहले हिस्से की राशि ज्ञात करिए, तो पहले हिस्से की राशि देखिए दोस्तों, पहले हिस्सा यह था और इस हिस्से का अनुपात कितना है, 3, तो ऊपर आ गया 3। फिर टोटल राशि है 20,000 रुपए, तो अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, 5, और कुल राशि आपकी कितनी आ गई, 20,000। अब 5 से आप डिवाइड करिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 4,000, और 4,000 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से आंसर कितना आएगा, 12,000। तो दोस्तों पहले हिस्से की जो राशि थी वो 12,000 थी। उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, आप इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले 2-3 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो उसमें क्या कहा गया है कि अंत में क्या मिले, मिश्र धन समान मिले। पिछले 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए जिसमें अंत में साधारण ब्याज समान मिल रहा था, इस बार मिश्र धन आपको समान दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 18,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% वार्षिक ब्याज दर से और दूसरे भाग को 8% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया, और वो क्रम से कितने कितने वर्ष दोस्तों, 6 वर्ष व 5 वर्ष के लिए। और अंत में इसने कहा कि क्या प्रत्येक भाग से क्या समान मिले, मिश्र धन समान मिले। तो आपको बताना है कि 10% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि साधारण ब्याज समान मिल रहा था, इस बार आपको मिश्र धन समान मिल रहा है। तो इसके लिए भी देखो एक हल्की सी प्रॉपर्टी अपन समझते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास कितनी राशि है, P राशि है, और मैंने इसको 2 हिस्सों में विभाजित किया, पहला P1 और दूसरा P2। इसको मैं R1 दर T1 समय के लिए, इसको R2 दर T2 समय के लिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ब्याज समान मिल रहा है, इस बार इसने कहा कि क्या समान मिले, मिश्र धन समान मिले। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस समय गुणा दर होता है, ठीक है। और यहां अगर मैंने मूलधन अनुपात निकालना है तो यहां मूलधन अनुपात मतलब P1 अनुपात P2 निकालना है, तो मेरे को P1 और P2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो P1 के लिए मैं क्या करूंगा कि देखो मिश्र धन गुणा 100। तो दोस्तों मैंने कहा कि मिश्र धन समान मिलता है, तो समान मिलता है तो इसका मिश्र धन मैं A मान लेता हूं और इसका मिश्र धन भी मैं क्या मान लेता हूं, A। तो यहां P1 के लिए आप क्या करोगे, मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय, दर और समय कितना है, R1 T1। ऐसे P2 की बात करें यहाँ पे तो मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस क्या हो जाएगा, R2 T2। दोस्तों P1 और P2 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, और P1 अनुपात अगर P2 निकाले, P1 अनुपात P2 निकाले तो अपन लिखेंगे P1 की वैल्यू A गुणा 100/100 प्लस R1 T1 और A गुणा 100/100 प्लस R2 T2। दोस्तों यहां अनुपात में है राशि तो कॉमन राशि कट जाती है, तो ऐसे A कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां अपने पास बच गया 100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2। तो दोस्तों मैंने जब राशि के 2 हिस्से किए और अंत में मिश्र धन समान मिले तो मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2। ऐसे जितने भी आप हिस्से करना चाहते हो उसको आप आगे तक बढ़ा सकते हो, जैसे 100/100 प्लस R3 T3, और ऐसे n हिस्सा किया होगा तो 100 प्लस RN TN हो जाएगा। तो यह होता है दोस्तों जब मिश्र धन समान प्राप्त होता है तो मूलधन का अनुपात। आप इसको राइट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि राशि जो है वो कितनी है, 18,000 रुपए। तो टोटल राशि 18,000 रुपए हो गई। अब 18,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा, पहले हिस्से की दर 10% है और दूसरे हिस्से की दर कितनी है, 8%। तो पहला 10% आ गया और दूसरा हिस्सा क्या हो गया, 8%। फिर कह रहा है कि पहला वर्ष जो पहला हिस्सा है वो 6 वर्ष के लिए उधार दिया गया और दूसरा हिस्सा है वो कितने वर्ष के लिए दिया गया, 5 वर्ष के लिए। अब देखो इसने कहा कि प्रत्येक भाग से प्राप्त जो मिश्र धन है वो क्या मिले, समान मिले।
तो जब मिश्र धन समान मिलेगा तो इसके मूलधन का अनुपात अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों कि 1/100 प्लस R1T1। तो R1T1 कितना है 10 गुणा 6 60 और प्लस में 100 और है तो कितना हो जाएगा 160। ऐसे ही R2T2 की बात करें तो देखो 8 और 5 40 हो गया ना, 8 5 40 हो गया, 100 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 140। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 का भाग लगाएंगे 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब ये 7 तो इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 7:8। अब दोस्तों अपने को ज्ञात क्या करना है कि 10% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। तो 10% के लिए जो अनुपात है वो कितना है 7 और अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों 15 और गुणा कुल कितना हो गया 18,000। अब 15 का भाग आप यहां लगाएंगे तो देखिए 15 18 में गया, एक बार शेषफल 3, फिर 30 बच गया, 30 से 2 तो कितनी बार कट गया 1200 बार, और 1200 को आप 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8400 रुपए। तो आप यहां बता सकते हैं कि 10% की दर से जो उधार दी गई राशि है वो 8400 रुपए है। तो दोस्तों इसको आप राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए की धनराशि को 10 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है, लेकिन प्रथम 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए उसने दर कितनी रखी है 4% और अगले 6 वर्ष के लिए दर कितनी रखी है 3%, और कह रहा है कि शेष जो समय बच गया है उसके लिए ब्याज की दर कितनी परसेंट है 10%। अब आपको बताना है कि जो उधार दी गई राशि पर जो उपचित ब्याज है, जो प्राप्त ब्याज है वो आपका क्या होगा। तो दोस्तों इसने कहा कि जो उधार दी गई राशि है वो कितनी हजार रुपए है 10,000 रुपए, ठीक है। अब इसने ये 10,000 रुपए कितने वर्ष के लिए उधार दिए 10 वर्ष के लिए, लेकिन 10 वर्ष में इसने क्या विभाजित किया, इसने कहा कि पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए उसने दर कितनी रखी दोस्तों 4%। देखो पहले 3 वर्ष के लिए दर कितनी रखी 4%, और फिर कह रहा है अगले 6 वर्ष के लिए, तो आगे वाले 6 वर्ष के लिए दर इसने रख दी कितनी 3%, और उसने कहा कि शेष समय, तो टोटल समय कितना है दोस्तों 10 वर्ष, इसमें से 3 और 6 कितने हो गए 9 वर्ष हो गए, तो कितना वर्ष शेष रह गया 1 वर्ष। तो आप यहाँ रिमेनिंग जो समय बताएंगे वो 1 वर्ष बताएंगे। तो शेष समय के लिए दर कितनी है 10%, तो आपने यहाँ दोस्तों लिखी 10%। अब देखो मैंने हमेशा ही कहा है कि साधारण ब्याज में जब भी मूलधन मानने का मौका मिले तो आप हमेशा कितना मानते हैं 100। तो मैं यहां पर मूलधन 100 मान के करता हूं, तो 100 पर यदि मेरे को ब्याज निकालना है तो समय को और दर को आपस में क्या कर दीजिए गुणा। तो 3 वर्ष और 4%, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, तो 100 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज 12 रुपए हो गया। फिर 6 गुणा 3 कितना हो गया 18, तो अगले 6 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो गया दोस्तों 18 रुपए, और 1 वर्ष के लिए 10% दर, तो मतलब ब्याज कितना हो गया 10 रुपए। तो अब यहां से आप ऐड करिए, तो 12 और 18 30 और 10 कितना हो गया 40 रुपए ब्याज के आए हैं। ये 40 रुपए ब्याज के कब आया है जब मैंने मूलधन कितना माना 100, क्योंकि मूलधन 100 मानने के बाद अगर ब्याज आप कैलकुलेट करते हैं तो दर को और समय को आपस में क्या कर देते हो गुणा। तो यहां ब्याज टोटल दर 10 वर्ष, कितने वर्ष हो गए दोस्तों 10 वर्ष, तो टोटल 10 वर्ष का ब्याज कितना रुपए मिला आपको 40 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितने रुपए उधार देता है 10,000। ये उधार देता मतलब मूलधन है, और मैंने मूलधन कितना माना है 100, तो मैंने नीचे रख दिया। मतलब इस 100 के बराबर क्या है 10,000, और किसके बराबर निकालना अपने को ब्याज के बराबर, और ब्याज कितना है 40। तो अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, अगेन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 1000 गुणा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 4000 रुपए। तो यहां से आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा 4000 रुपए, कि टोटल 10 वर्ष में उसको प्राप्त जो ब्याज है वो 4000 रुपए है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आप इसको राइट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज के दर से कितने परसेंट 10% दर से, और शेष जो भाग है उसने 7% की दर से क्या दिया
उधार दे दिया। मतलब ये कह रहा है कि 1500 रुपए इसके पास है, इसने इस 1500 रुपए के दो हिस्से किए। पहले हिस्से को वो 10% ब्याज दर से उधार दिया है और दूसरे हिस्से को 7% दर से उधार दिया है। और वो कह रहा है कि टोटल 3 वर्ष बाद इसको कितने रुपए ब्याज का मिला? 396 रुपए। जैसे ही 3 वर्ष बीत जाते हैं तो 396 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि 10% की दर से उधार दी गई राशि कितनी होगी। तो दोस्तों यहां समझिए कि इसने कहा कि पहला हिस्सा 10% की दर से, दूसरा हिस्सा इसने 7% की दर से, दो हिस्से किए, पहला हिस्सा 10% और दूसरा हिस्सा 7%। अब देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग हिस्सों की इसने दर बता दी और साथ में इसने कहा कि 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना? 396। तो 3 वर्ष पर टोटल ब्याज 396 रुपए है, तो ये कितने रुपए पर है? 1500 रुपए पे है। अगर मैं दोनों हिस्सों को एक ही मानकर अगर 396 रुपए ब्याज निकालूं तो मुझे यहां से ब्याज की दर पता करनी होगी। तो यहां अगर कंबाइंड हिस्सा मतलब कंप्लीट की अगर दर ज्ञात करें, कंप्लीट मतलब 1500 रुपए पर टोटल दर ज्ञात करें, तो दर ज्ञात करने का तरीका आप जानते हो कि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो यहां पर ब्याज आप बता रहे हो 396 रुपए, गुणा कितना हो गया? 100। 1500 रुपए आपका मूलधन है, समय कितने वर्ष बता रहे हो? 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, यहां 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो 1 3 2 132 बार चला जाएगा। फिर यहां 1500 से आप डिवाइड करो, देखो 2 0 से 2 0 डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर 3 का भाग जाता है, अब 3 से काटिए तो ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 3 12 और फिर 4 3 12। तो आप यहां कह देंगे कि कंबाइन दर कितनी है? 44/5%। जो कंबाइन दर है वो 44/5% है। मतलब ये 44.5% का मतलब आप इतना समझिए कि अगर दोनों को मिलाकर अगर बात करें, मतलब टोटल राशि पर बात करें, तो 3 वर्ष में 396 रुपए ब्याज तभी मिल पाएगा जब ब्याज की दर कितनी है? 44/5%। अब दोस्तों यहां पहले हिस्से की दर आपने लिखी, दूसरे की हिस्से की लिखी। अब यहां से अपन मिश्रण नियम लगाते हैं। तो मिश्रण नियम में आप पहला हिस्सा 10% हो गया, दूसरा हिस्सा 7% हो गया और दोनों को मिलाकर ब्याज दर की बात करें तो वो कितना हो गया? 44/5%। अब मिश्रण नियम में अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसका अंतर यहां लिखते हैं और इसका अंतर यहां लिखते हैं। ये जो बीच वाली राशि होती है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, मतलब इसके मिड में होती है, बीच में होती है। तो 10 में से अगर 44/5 की अगर बात करें तो देखो 10 माइनस आप क्या करेंगे? 44/5। तो ये 50 हो जाएगा। 50 में से आप कितना घटाएंगे? 44। तो कितना बच जाएगा? 6/5। अब यहां पर बात करें तो यहां ऑब्वियसली 44/5 बड़ा होगा, तो 44/5 माइनस क्या करेंगे? 7। तो यहां से देखिए ये 7 5 35 हो जाएगा और 44 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 और बाकी इसका लग जाएगा 5 का। तो यहां से अंतर इसका कितना आया? 9/5। अब दोनों का अनुपात निकालते हैं तो 9/5 अनुपात 6/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किया 2 और 3 से डिवाइड किया कितना? 3। तो आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे दोनों हिस्सों की जो राशि का अनुपात है वो कितना आ गया? 3:2। अब 3:2 आ गया है। आपसे पूछा गया है कि आपको 10% दर से उधार दी गई राशि बतानी है, तो 10% के हिसाब से अनुपात कितना आया? 3 और अनुपातों का योग कितना हो गया? 5 और टोटल राशि कितनी बता रहा है? 1500 रुपए। तो 5 से आप डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 300 और यहां पर फाइनल आंसर आपका निकल के कितना आएगा? 900। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई है। आप इसको राइट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे वाले 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आगे वाले 2 क्वेश्चन दोस्तों किस्त की राशि के हैं और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी। एक बार बोर्ड पे बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि आप जो टोटल ऋण बता रहा है, वो जो कुल धनराशि बता रहा है वो कितनी है? 6450 रुपए। वो कह रहा है कि ब्याज की दर वो कितनी रखेगा? 5% और 4 वर्ष में चुकानी है
और किस्त कौन सी है, वार्षिक। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि कितने किस्तों में चुकानी है, 4 किस्तों में। जब भी दोस्तों अपन किस्त के क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं बाय डिफॉल्ट मान लेता हूं कि पहली किस्त कितनी है, 100। पहली किस्त की राशि कितनी है, 100। अब दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि जो किस्त होती है वो मूलधन से बनती है। किससे बनती है, मूलधन से। फिर समय के अनुसार, दर के अनुसार उस पर ब्याज लगा के वो समय अलग अलग समय में अलग अलग राशि बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर प्रत्येक किस्त की राशि कितनी मानी, 100 रुपए। अब दूसरी किस्त की भी कितनी होगी, 100 रुपए होगी। तीसरी किस्त भी कितनी होगी, 100 रुपए। और चौथी किस्त भी कितनी होगी दोस्तों, 100 रुपए। अब बात करते हैं कि इस पे लगने वाला ब्याज। तो यहां अगर मैंने 100 रुपए मानकर चल रहा हूं तो टोटल मैंने कितना उधार लिया था उससे, 400 रुपए। क्योंकि 4 किस्त में मैं चुका रहा हूं और प्रत्येक किस्त की राशि मैं 100 मान रहा हूं, तो सीधी सी बात है 4 किस्त में मैंने ये चुकानी है। तो कितने रुपए, 400 रुपए। तो 400 रुपए मैंने उधार लिए। एक बार आप इसको भूल जाइए दोस्तों, केवल मैं 100 मानकर ये चीजें आपको बता रहा हूं। अब देखो, जब पहली किस्त देते हो तो ध्यान रखना दोस्तों, जब पहली किस्त आप देते हो उस समय उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। तो यहां पहली किस्त आपकी कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। अब दोस्तों देखिए, जब दूसरी किस्त आएंगे देने तो 100 रुपए तो आपने जमा करा दिया, तो दूसरी किस्त पर ब्याज कितने रुपए का लगेगा, 300 रुपए का। और 5% का मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए, तो 300 रुपए पर कितने रुपए लगेंगे, 15 रुपए। तो यहां पर आप 15 रुपए ब्याज बताएंगे, ठीक है। तो यहां पहली किस्त तो 100 रुपए बनी, दूसरी किस्त बन जाएगी 115। जब आप तीसरी किस्त लेके आएंगे दोस्तों तो तीसरी किस्त के लिए आप क्या करोगे कि 200 रुपए तो चुका दिए हैं, तो ब्याज कितने पे दोगे, 200 रुपए पर। और 5% के हिसाब से आप 200 रुपए पर कितने रुपए देंगे, 10 रुपए। तो सीधी सी बात है, तीसरी किस्त आपकी कितनी बनेगी, 110 रुपए। ऐसे चौथी किस्त की बात करें तो देखो, चौथी किस्त में ब्याज 100 रुपए पे लगेगा, तो 100 रुपए पे 5% की दर से कितना होगा, 5। तो चौथी किस्त आपकी कितनी हो जाएगी, 105। और इस प्रकार से जो आपने टोटल ऋण चुकाया वो कितने रुपए हो जाएगा, देखो 100, 200, 300, 400, 15 और 5 20, और ये कितना हो गया, 10। तो टोटल आपने कितना चुकाया, 430 रुपए। दोस्तों इसको समझिए कि आपने उधार तो लिया था कितना, 400 रुपए, और किस्त में आपने लौटाया कितना, 430 रुपए। और यहां पर मैंने आपको बताया कि पहली किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगता, दूसरी किस्त पर रिमेनिंग पैसे का ब्याज लगता है, तीसरी किस्त पर फिर जो शेष बच गया उसका ब्याज लगता है, चौथी किस्त पर जो बाकी रह गया वो ब्याज में यहाँ इंक्लूड होकर नई राशि बन जाती है। दोस्तों अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट के लिए आप ये भी कह सकते हो कि देखिए 5% दर है, 5% दर है, पहली किस्त पर कोई राशि नहीं लगेगी, तो कितने रुपए लगेगा, 100 रुपए किस्त का होगा। फिर 5-5 रुपए आप बढ़ाते चलो तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 105। फिर 5 रुपए बढ़ा दो, तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 110। फिर कितनी हो जाएगी, 115। और टोटल यहाँ कितना हो गया, 430। तो अपन जब किस्त की राशि 100 मान रहे हैं तब कितना चुका रहे हैं, टोटल 430। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चुकाना कितना है, 6450 रुपए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 6450 रुपए चुकाना है और आपने कितना चुकाया, 430। और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी मान के चले हैं दोस्तों, 100। तो यहां से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 43 ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, फिर 5 टाइम। तो यहां से कितने रुपए आएंगे, 1500 रुपए। तो आप कहेंगे प्रत्येक वार्षिक किस्त की जो राशि होगी वो कितनी होगी, 1500 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों ये किस्त वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हूं ताकि आप मेरे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दें। आगामी वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अपना इसी क्वेश्चंस के साथ साधारण ब्याज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दोस्तों कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये उम्मीद है मेरे को। और अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें सूचित करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इन वीडियो को किसी और स्टूडेंट के लिए भी ये लाभदायक साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।